हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार ताप की अवधारणा क्या है? दिखाइए कि अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये परम ताप के अनुक्रमानुपाती बताना है, यह भी दिखाना है कि एक अणु की माध्य गति ऊर्जा 3/2 kT के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल, तो वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे हम लिखें तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यह VRMS बराबर होता है √3RT/m के। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 3 तो एक नियतांक है। R क्या होता है? ये गैस नियतांक कहलाता है। ये भी सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। T क्या होता है? T होता है गैस का परम ताप जो हमेशा केल्विन में होगा, और M क्या होता है? उस गैस का अणुभार। तो हम मान लेते हैं कि अगर कोई गैस जैसे हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, तो दिए गए गैस के लिए अणुभार समान हो जाएगा। R सभी आदर्श गैस के लिए नियतांक होता है, T नियतांक है। इसका मतलब VRMS क्या है? T के अनुपाती है। इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि चाल जितनी ज्यादा होगी ताप उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं चाल ज्यादा होगी मतलब उसकी गति ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो गति ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि उसका ताप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यह हम उत्तर में समझेंगे। और दूसरा में यहाँ पे देख लेते हैं कि अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस का दाब क्या होता है। गैस का दाब P बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह होता है 1/3 M। यहाँ पे हो जाएगा कुल द्रव्यमान। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान अगर M है और N क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या बटा B। यहाँ पे आयतन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा VRMS का स्क्वायर होता है यह। यहाँ पे M क्या हो जाएगा? एक अणु का द्रव्यमान है, ये एक अणु का द्रव्यमान है। और N क्या है? अणुओं की संख्या है। N क्या है? यहाँ पे अणुओं की संख्या है। अब यहाँ पे P और V तो हमें मालूम है, P गैस का दाब और V गैस का आयतन है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहला तो हमें बताना है कि अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर ताप की अवधारणा। तो अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर हमने देखा कि गैस का वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस का वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है? देखिए, इसे हम लिखते हैं VRMS से। यह बराबर हो जाता है √3RT/ क्या होता है? M होता है। M यहाँ पे क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह मान हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे देखा R सभी आदर्श गैस के लिए समान होगा, दिए गए गैस के लिए M भी समान हो जाएगा। इसका मतलब VRMS क्या होता है? T के अनुपाती होता है। और हम जानते हैं VRMS जितना ज्यादा होगा तो उसकी गति ऊर्जा भी ज्यादा होगी, क्योंकि गति ऊर्जा क्या होता है? गति ऊर्जा होता है यहाँ पे औसत गति ऊर्जा क्या होता है? 1/2 MVRMS का स्क्वायर। इसका मतलब उसकी गति ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अणु गैस अणु जितना ज्यादा गति करेगा, गैस अणु जितना ज्यादा गति करता है, ज्यादा गति करता है, उसका ताप उतना ही उस गैस का ताप
उस गैस का ताप उतना ही ज्यादा होगा, उस गैस का ताप उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि किसी भी गैस का ताप जो होता है वो हम कह सकते हैं कि गति ऊर्जा का माप है, मतलब गति ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसका ताप भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां से हम निष्कर्ष के तौर पे हम लिख सकते हैं कि अणुओं या गैस का ताप, किसी भी गैस का ताप अणुओं की गति ऊर्जा का माप है, माप कहलाता है किसी गैस का ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा का माप होता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गति ऊर्जा का माप होता है, अणुओं की गति ऊर्जा का माप होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके दूसरे भाग में कि हमें क्या मालूम करना है कि गैस का परम ताप वर्ग माध्य मूल चाल के अनुक्रमानुपाती होता है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस का दाब क्या होता है। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस का दाब P बराबर होता है 1/3। हमने यहाँ पे देखा एक अणु का द्रव्यमान m और अणुओं की संख्या n, और ये हो जाता है Vrms का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, v हो जाता है। हम v को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, v को यहाँ पे हमने लिख लिया। हम आदर्श गैस समीकरण जानते क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर होता है nRT, यहाँ पे n क्या होता है मोलों की संख्या, P और V क्या होता है यहाँ पे दाब और आयतन, और R यहाँ पे हम जानते हैं क्या होता है गैस नियतांक, और T होता है यहाँ पे परम ताप। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा nRT बराबर हो जाएगा 1/3 mn Vrms का स्क्वायर, और ये हमने कहाँ से लिखा है, समीकरण 2 से। ये मान समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से मान रखने पे ये हमें मिलेगा। हम देखते हैं कि अगर गैस कितना है, सबसे पहले एक मोल देख लेते हैं कि एक मोल जो होता है यहाँ पे हम n से लिखते हैं, यह होता है कुल द्रव्यमान बटा अणुभार। यहाँ पे देख लेंगे तो कुल द्रव्यमान क्या होता है, कुल द्रव्यमान होता है एक अणु का द्रव्यमान, अगर हम स्मॉल m और अणुओं की संख्या n है तो यह हो जाएगा कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान यहाँ से हमने देखा। अब देखिए इस प्रश्न में हम देखते हैं nRT, 3 को हम इधर लिखते हैं तो 3nRT बराबर, देखिए हम ऐसा कर लेते हैं n के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं, n के स्थान पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा कुल द्रव्यमान बटा अणुभार, और ये RT बटा क्या हो जाएगा, एक बार देखिए यहाँ पे nRT, तो n के स्थान पे हमने वैल्यू रखा RT बराबर 1/3 mn Vrms का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, और m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं, कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा Vrms का स्क्वायर। तो क्या हमने सभी मानों को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि कुल द्रव्यमान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुल द्रव्यमान तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमें Vrms का मान क्या मिलेगा,
VRMS का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, 3RT बटा m मिलेगा। स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पे तो √3RT बटा m। तो क्या हमें यहाँ पे निकालना था कि वर्ग मात्रमूल चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 तो एक नियतांक है, R सभी गैस के लिए समान होता है, दिए गए गैस के लिए अणुभार भी एक नियतांक होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि VRMS का मान क्या है, परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यही हमें सिद्ध करना था, तो पहले भाग में हमने यह सिद्ध कर लिया है। अब इसका एक भाग और है जिसमें हमें बताना है कि हमें एक अणु की माध्य गति ऊर्जा 3/2 kT होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं n अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है। n अणुओं की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, गतिज ऊर्जा, जिसे हम लिख सकते हैं EAV से। और n अणु यहाँ पे लिख लेते हैं। n अणुओं के लिए ये हो जाएगा 1/2। अब m भी स्क्वायर इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 1/2। एक अणु का m है, n अणुओं के लिए m × n, और ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर होगा। तो ये सूत्र हमने यहाँ पे समझ लिया है। m यहाँ पे हमने एक अणु के लिए माना है, जैसे यहाँ पे ये m एक अणु के लिए है, n अणुओं की संख्या है। तो कुल द्रव्यमान और क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि VRMS, यहाँ पे ध्यान से देखिए MVRMS का मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, m × n या mn VRMS का स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं समीकरण, यहाँ पे हमने मान नहीं रखा है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 से हम ये मान रखें अगर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3nRT बराबर हो जाएगा mn VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 से 3 का मान हम समीकरण 4, इसे हम मान लेते हैं। 4 में रखने पर हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा औसत गतिज ऊर्जा n अणुओं के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 mn VRMS के स्थान पे लिखेंगे 3nRT। ये n अणुओं के लिए है, n अणुओं के लिए है, और ये हमने क्या कहाँ से लिखा, समीकरण 3 से हमने लिखा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक अणु के लिए, अगर हम देखें तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा गति ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखेंगे गति ऊर्जा 1 मोल के लिए n का मान हम क्या लिखेंगे, 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 3RT, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 RT। ये 1 मोल के लिए हो जाएगा। अब एक अणु के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो औसत गति ऊर्जा एक अणु, तो एक अणु के लिए हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो संख्या से भाग करते हैं, जिसे हम लिखते हैं Na से। तो एवोगाड्रो संख्या समय यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड किया, भाग किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3/2 RNA-T। और हम जानते हैं कि ये R बटा जो Na है ये वोल्ट्स मान्यतांक होता है। क्या कहलाता है, वोल्ट्स मान्यतांक कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि औसत गति ऊर्जा एक अणु के लिए हमें क्या मिला है, 3/2 kT। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था। तो यह जो औसत गति ऊर्जा है एक अणु के लिए है, जो यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया है 3/2 kT। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।